गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? कंफर्म करिए प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है मेरी आपको? कैन यू हियर मी? हाँ जी। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने स्प्रिंग वेब एमवीसी का इंट्रोडक्शन दे दिया था। वर्बली मैंने आपको वो स्टेप्स भी बता दिए थे जो हमको स्प्रिंग वेब एमवीसी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए चाहिए, है ना। अब इससे पहले कि हम लोग स्प्रिंग वेब एमवीसी का पहला कोड देखें, जरा फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, वेब एमवीसी में ये एमवीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डज द लेटर एमवीसी स्टैंड फॉर? वेरी गुड। मॉडल व्यू सर्विस। ये कौन सा फुल फॉर्म है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इस मॉडल व्यू कंट्रोलर में कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर वो क्लासेस होती हैं जो ब्राउजर से आने वाली रिक्वेस्ट को रिसीव करेंगी। कंट्रोलर के अंदर वो मेथड्स होते हैं जो इन रिक्वेस्ट को सबसे पहले रिसीव करेंगे। ठीक है। अगर रिक्वेस्ट नॉर्मल रिक्वेस्ट है तो हम कंट्रोलर से ही रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे, और अगर ये रिक्वेस्ट में कुछ डेटाबेस इन्वॉल्व है तो कंट्रोलर किसको कॉल करेगा? अगर कोई डेटाबेस इन्वॉल्व है तो कंट्रोलर किसको कॉल करेगा? कंट्रोलर कॉल करेगा सर्विस को। सर्विस किसको कॉल करेगा? सर्विस कॉल करेगा रेपो को। रेपो को जवाब देगा, वो जवाब सर्विस के पास आएगा, सर्विस से जवाब कंट्रोलर के पास जाएगा, और कंट्रोलर ये जवाब किसको रिटर्न करेगा? कंट्रोलर ये जवाब रिटर्न करेगा, वेरी गुड, ब्राउजर को। ठीक है। डिस्पैचर सर्वलेट की मदद से। ठीक है। और ये जवाब में व्यू शामिल होगा। यस, क्योंकि आप वेब एमवीसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, इसके अंदर व्यू शामिल होगा। ठीक है। अच्छा, और अगर व्यू शामिल नहीं करना है तो क्या बनाना पड़ता है? याद करिए, अपन ने डिस्कस करा था कि स्प्रिंग में वेब एप्लीकेशन दो तरह की बनती हैं। एक वो वेब एप्लीकेशंस होती हैं जिनके अंदर पूरा यूआई इन्वॉल्व होता है, और एक वो होती हैं जिनमें कोई यूआई नहीं होता है। जिनमें यूआई नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज रेस्ट एपीआई। मार्केट में प्रैक्टिकली स्प्रिंग किसके लिए यूज होता है? मार्केट में प्रैक्टिकली स्प्रिंग इसी के लिए यूज होता है, विच इज रेस्ट एपीआई। जो यूआई वाला पार्ट है वो कभी भी स्प्रिंग मैनेज नहीं करता है। हम जरूर सीखेंगे स्प्रिंग में यूआई मैनेज करना, लेकिन एक्चुअल में आप जब इंडस्ट्री में काम करेंगे या कर रहे होंगे तो आप कभी भी स्प्रिंग में यूआई का कोड नहीं देखेंगे। आप अधिकतर केस में देखेंगे यूआई वाला पार्ट या तो रिएक्ट हैंडल करेगी या एंगुलर हैंडल करेगी। स्प्रिंग का बस एक ही काम है, और वो है बैकएंड पे रेस्ट एपीआईज बनाना। क्लियर? चलें आगे। चलिए, तो अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टेप्स बता दिए थे। ये वो सारे स्टेप्स हैं। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, राइट, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपनी पहली वेब एमवीसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसे रन करने पर हमें ब्राउजर विंडो में वेलकम का मैसेज प्रिंट करना है। यानी हमारे कोड का एम क्या है? हमारे कोड का एम ये है कि जब ये कोड रन हो तो ब्राउजर विंडो में क्या आउटपुट दे? जब ये कोड रन हो तो ब्राउजर विंडो में वेलकम का मैसेज आउटपुट के तौर पे आए। रेडी? स्टार्ट करें? चलिए, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फाइल, न्यू। फिर किस में जाएंगे? हमेशा की तरह स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ठीक। अपनी एप्लीकेशन को नाम दे दीजिए। तो मैंने एप्लीकेशन का नाम रखा स्प्रिंग वेब एमवीसी ऐप 1। ठीक है। मेवन चाहिए, जावा वर्जन 21 चाहिए। ठीक। डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग डेटा की जगह डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग वेब एमवीसी कर देते हैं। ठीक है। पैकेज का नाम एसए लाइव, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट। ठीक है। यहां पर ग्रेडल तो नहीं था? नहीं था। ठीक है। मेवन था, जार था, जावा था। ठीक है। अब आपको डिपेंडेंसीज कौन कौन सी चाहिए? वेब एमवीसी के लिए डिपेंडेंसीज कितनी ऐड करते हैं? भूल गए? याद है? दो ऐड करते हैं। वेरी गुड। पहली पहली डिपेंडेंसी ऐड करते हैं आप स्प्रिंग वेब। तो यहां वेब लिखिए, स्प्रिंग वेब का सपोर्ट आपको दिख जाएगा। ये रहा स्प्रिंग वेब, राइट, इसको ऐड करिए। हाँ, वेब स्टार्टर को बोलते हैं स्प्रिंग वेब। और दूसरा आपको चाहिए डेव टूल्स। सही कहा मैंने? दूसरा आपको चाहिए डेव टूल्स। ये डेव टूल्स का क्या सपोर्ट है? ये लेने से क्या फायदा होगा? जल्दी क्विक। डेव टूल्स लेने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि आप जैसे ही कोड में कोई चेंज करेंगे, आपको अपनी तरफ से सर्वर दोबारा स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। यही समझा आपने भी? क्लियर? ओके, अब इसको कर दीजिए फिनिश। थोड़ा सा समय लगेगा डिपेंडेंसीज के डाउनलोड होने में, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम।
चलिए अब जितने ये बिल्ड कर रहा है उतने मैं आपको जरा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा दूं कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब आप स्प्रिंग वेब एमवीसी के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये आपका डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर होगा। ये जितने भी फोल्डर आपको दिख रहे हैं, जितनी भी फाइलें दिख रही हैं, सब बाय डिफॉल्ट बनकर आ रही हैं। ठीक है, अपन ने इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं। ठीक, सबसे पहली चीज, इसमें कौन से फोल्डर में हम क्या रखने वाले हैं। तो जो आपको पहला फोल्डर दिख रहा है जिसका नाम है in.scli, इसके अंदर आप रखेंगे अपने सारे जावा कोड्स को। तो पहले भी आप यही करते थे, अभी भी यही करेंगे। आपके कंट्रोलर, सर्विस, रेपो सब इसी के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि आप यूआई पार्ट भी हैंडल करने वाले हैं तो यूआई पार्ट के लिए आपको स्टैटिक फोल्डर के अंदर जाना है। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक में जाना है। और स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्या रखना है? स्टैटिक फोल्डर के अंदर आपको अपनी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की फाइलों को रखना है। और जो टेम्पलेट दिख रहा है उसके अंदर क्या रखना है? जो टेम्पलेट दिख रहा है उसके अंदर आपको अपने थाइमलीफ की फाइल्स रखनी है। थाइमलीफ एक यूआई टेक्नोलॉजी है जो स्प्रिंग ने दी है, जिसको यूज करके आप डायनेमिक वेब पेजेस बना पाएंगे। तो थाइमलीफ जब हम सीखेंगे तब आपको इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर जाकर अपनी फाइल रखनी है। रहा सवाल जेएसपी का, तो जेएसपी के लिए खास फोल्डर बनता है जो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा कैसे स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन में हम जेएसपी ऐड करते हैं। मेरा एक एक वर्ड दोबारा सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा स्प्रिंग वेब एमवीसी एप्लीकेशंस में फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से हमें मानना पड़ता है, बहुत ध्यान से फॉलो करना पड़ता है। ये जो आपका मेन पैकेज है जो आपने बनाया है, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जावा रिलेटेड कोड्स, जावा रिलेटेड फाइल्स रखेंगे। तो क्या आपके कंट्रोलर्स इसमें रहेंगे? यस, आपके कंट्रोलर इसमें रहेंगे क्योंकि कंट्रोलर्स आर नथिंग बट जावा क्लासेस। आपकी सर्विस, रेपो सब इसी में रहेंगी। यस, सब इसी में रहेंगी। ऑल्दो इसके अंदर आप अलग अलग पैकेजेस बनाएंगे। कंट्रोलर का पैकेज अलग होगा, सर्विस का अलग होगा, रेपो का अलग होगा। ठीक है, अब क्योंकि आप फ्रंट एंड भी बनाने जा रहे हैं, वेब एमवीसी का मतलब है आप व्यू पार्ट भी बना रहे हैं, तो आपको जो यूआई टेक्नोलॉजी वाली फाइल्स हैं, यूआई टेक्नोलॉजी फाइल्स कितनी होती हैं? यूआई टेक्नोलॉजी वाली फाइल्स कौन कौन सी होती हैं? तो जी एचटीएमएल होती है, सीएसएस होती है, जावास्क्रिप्ट होती है और थाइमलीफ होगी। एम आई राइट? ये चार जो फाइलें होंगी ये सब कहां रहेंगी? ये जो चार फाइलें होंगी ये सब रहेंगी स्टैटिक फोल्डर में। इनमें से ये तीन तो जाएंगी स्टैटिक में, और थाइमलीफ वाली कहां जाएगी? थाइमलीफ वाली जाएगी टेम्पलेट्स में। ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यू टेक्नोलॉजी अभी शामिल नहीं हुई है। कौन? जेएसपी। जेएसपी के लिए इनमें कहीं जगह नहीं है। जेएसपी के लिए एज अ डेवलपर हमें एक स्पेशल फोल्डर बनाकर उस स्पेशल फोल्डर में जेएसपी फाइलों को डालना पड़ता है। आ गया समझ में आपको फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा? कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं है इसमें? चलूं आगे? वेरी गुड। ना ना बच्चे, रिएक्ट यहाँ रहेगी नहीं देवराज। रिएक्ट यहां क्यों रहेगी? रिएक्ट का फोल्डर अलग होगा, रिएक्ट का सर्वर अलग होगा। रिएक्ट आपके स्प्रिंग बूट के अंदर थोड़ी रहती है। रिएक्ट तो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है ना, तो रिएक्ट को यहां क्यों रखेंगे हम? रिएक्ट की फाइल्स, माइक ऑन करिए। गॉट इट? वेरी गुड। तो यहां क्या रहेगा? यहां कौन सी यूआई टेक्नोलॉजीज की फाइलें रहेंगी? सिर्फ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट। इससे अगर आपको यूआई बनाना है तो यहां रख लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे यूआई रिएक्ट से बनाना है, तो रिएक्ट का फोल्डर बिल्कुल अलग होगा। वो आप अपने वीएस कोड आईडी के अंदर बनाओगे, वहां ऑटोमेटिकली वीट यूज करोगे और वीट आपको रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर ऑटोमेटिकली लॉन्च करके देगा। अगर मेरी ये बात समझ में आई है तो अच्छे से यस और नो में जवाब देना कि अगर हम लोग रिएक्ट लेकर आते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्प्रिंग के बैकएंड के साथ रिएक्ट का फ्रंट एंड जुड़े, तो हमें कितने सर्वर की जरूरत पड़ेगी? हमारे प्रोजेक्ट में कितने सर्वर यूज होंगे? दो सर्वर यूज होंगे। वेरी गुड। बैकएंड पे कौन सा सर्वर चलेगा? बैकएंड पे टॉमकैट चलेगा, अपैचे टॉमकैट। वेरी गुड। और रिएक्ट के लिए कौन सा सर्वर चलेगा? रिएक्ट के लिए वीट का अपना डेवलपमेंट सर्वर चलेगा। क्लियर है? चलूं आगे? गुड। तो ये हो गया आपका बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर। यस जगमीत, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। टॉमकैट एक एप्लीकेशन सर्वर है, वीट के लिए जो आप सर्वर यूज करते हो वो एक वेब सर्वर है। ऋषिकेत, कैसा एग्जांपल मैं ड्रॉ करके समझाऊं? यू वांट दैट?
Yes, yes, yes. React server will interact with. React server will interact with your React application will interact with your Spring Boot application. समझ रहे हैं? मैं आपको ड्रॉ करके समझा दूं पहले, इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट्स. देखो, स्प्रिंग बूट के अंदर आप दो तरह से एप्लीकेशंस का यूआई बना सकते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. पहला तरीका क्या होगा, गौर से देखिए. पहला तरीका ये है, ये आपका स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, राइट. इसी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर आपका पूरा बैकएंड कोड रहेगा. गॉट इट. इसी के अंदर आपका पूरा बैकएंड कोड रहेगा. गॉट इट. और इसी बैकएंड कोड के साथ आपका फ्रंट एंड कोड भी रहेगा. ठीक. फ्रंट एंड कोड का फोल्डर क्या होगा, कौन सी फाइल कहां रहेगी, आपको समझ आ गया? यस कि नो? अगर आप स्प्रिंग बूट के अंदर पूरा फाइल्स ऐड करते हो तो कौन सी फाइल कहां रहेगी, समझ आ गया? क्लियर हुआ? वेरी गुड. ये तब है जब आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें बैकएंड भी स्प्रिंग मैनेज कर रहा है और यूआई भी स्प्रिंग के थ्रू ही आप हैंडल करवा रहे हो, राइट. अब उस यूआई के अंदर आप एचटीएमएल यूज करो, सीएसएस यूज करो, जावास्क्रिप्ट यूज करो, थाइमलीफ यूज करो, वो सब आपकी जिम्मेदारी है. इतना क्लियर है ना? आप कहानी का दूसरा पार्ट सुनो. कहानी का दूसरा पार्ट ये कह रहा है, एक्चुअल में स्प्रिंग किस पर्पस का फ्रेमवर्क है? स्प्रिंग यूआई फ्रेमवर्क है क्या? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नहीं. वो तो स्प्रिंग ने आपको एक फैसिलिटी दे दी है कि भाई आप एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हो तो चलो आप फ्रंट एंड को भी मेरे अंदर होस्ट कर लो. इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं करता. 100 में से 95 एप्लीकेशन आपको इंडस्ट्री में ऐसी मिलेंगी जिनमें फ्रंट एंड स्प्रिंग बूट से बिल्कुल अलग होता है. इसका मतलब यहां क्या रहेगा, यहां प्योर एंड सिंपल बैकएंड रहेगा, राइट. बैकएंड का मतलब समझ रहे हैं ना? और थोड़ा डिटेल में बात करें. बैकएंड का मतलब यहां पर आपके रेस्ट एपीआईज रहेंगी. ओके. रेस्ट एपीआई के साथ और क्या रहेगा, सर्विसेज रहेंगी. सर्विस क्लास रहेगी आपकी. सर्विस क्लास के साथ और क्या रहेगा, आपकी रेपोज रहेंगी. और आपका डेटाबेस रहेगा. इतना आ रहा है समझ? आ रहा है? इसमें एक लाइन का एचटीएमएल कोड नहीं रहेगा. एक लाइन का कोड नहीं रहेगा. हेलो तक नहीं लिखोगे इसके अंदर आप एचटीएमएल में. क्लियर है? ठीक. लेकिन जो यूजर है उसको तो चाहिए ना फ्रंट एंड आपकी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए. चाहिए ना? तो अब वो फ्रंट एंड आप दो तरह से बना सकते हैं. ध्यान से देखना. पहला तरीका, वो फ्रंट एंड आप प्योर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट यूज करके बना लें, राइट. दिस इज वन वे जिसमें आपका बैकएंड किस पे है, जल्दी क्विक. आपका बैकएंड किस पे है? बैकएंड तो स्प्रिंग बूट पे है, लेकिन फ्रंट एंड आपका बिल्कुल सिंपल प्लेन वनीला टेक्नोलॉजीज पे है. फ्रंट एंड आपका बिल्कुल प्लेन सिंपल वनीला टेक्नोलॉजीज पे है. इतना समझ में आया? ठीक है. आप सब ने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है? पढ़ी है. इसके प्रैक्टिकल्स वीएस कोड में करें? करें. इन फाइल्स को रन करने के लिए आप लाइव सर्वर यूज करते हो वीएस कोड के अंदर. यस. यहां बैठा रहेगा आपका लाइव सर्वर. और यहां कौन बैठा रहेगा? यहां बैठा रहेगा टॉम कैट. क्लियर है? जल्दी जल्दी बोलो भाई, क्लियर है, समझ आ रहा है? वेरी गुड. अब आपको अपने जावा स्क्रिप्ट कोड में बैठकर इन एपीआईज को कॉल करना पड़ेगा. अगर आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है तो एपीआई कॉल कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट में? तो आपका जवाब होगा सर फेच यूज करते हैं. तो आप फेच यूज करोगे. क्लियर? फेच यूज कर लो, एक्सियोस कर लो, कुछ भी कर लो, जनरली फेच यूज करते हैं. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, क्या ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी? नहीं होगी. आप मल्टीपल पेजेस बनाओगे, है ना. और ये तरीका भी थोड़ा सा आउटडेटेड माना जाएगा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंडस्ट्री रिकमेंड करती है कि अगर आप प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को फॉलो करो तो आपका फ्रंट एंड किस पे होना चाहिए? आपका फ्रंट एंड रिएक्ट पे होना चाहिए, राइट. रिएक्ट पे ना हो तो फिर किस पे हो? रिएक्ट पे ना हो तो भाई फिर एंगुलर पे हो जाए.
रिएक्ट नहीं यूज करना है तो एंगुलर यूज कर लो, वो भी नहीं करना है तो व्यू यूज कर लो, पर करो कोई ना कोई फ्रंट एंड की फ्रेमवर्क या फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी को यूज। इतना क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, इतना क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अब ये जो आप हम रिएक्ट मानकर चल रहे हैं, ये हमारा रिएक्ट का कोड होगा। क्या हम रिएक्ट से एपीआई कॉलिंग कर सकते हैं? आपने रिएक्ट पढ़ी है तो आप बताइए, क्या हम रिएक्ट से एपीआई कॉलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहां करते हैं रिएक्ट से एपीआई कॉलिंग? जिन्होंने अच्छे से रिएक्ट पढ़ी है, आपके पास बहुत सारे आंसर होंगे। आप मुझे बोल सकते हैं सर हम यूज इफेक्ट के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं, हम रिएक्ट के अंदर रिडक्स यूज करके, थंक यूज करके एपीआई कॉल कर सकते हैं, या हम अपने नॉर्मल कंपोनेंट के अंदर भी एपीआई कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आप करें, आपको यूज क्या करना पड़ेगा? कुछ भी आप करें, आपको यूज या तो फेच करना पड़ेगा या एक्सियोस करना पड़ेगा। इतना समझ आ रहा है? कुछ भी कर लें, या तो आपको फेच यूज करना पड़ेगा और या आपको एक्सियोस यूज करना पड़ेगा। और रिएक्ट का अपना सर्वर होगा जो वीट लॉन्च करता है आपके लिए। यस, रिएक्ट का अपना सर्वर होगा जो आपके लिए वीट लॉन्च करता है। अभी आया समझ? ठीक है, तो जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ रहे हैं क्या? ये आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं क्या अभी हम लोग? नहीं, अभी हम लोग ये आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस आर्किटेक्चर को एमवीसी बोलते हैं। यस, इस आर्किटेक्चर को एमवीसी बोलते हैं। और ये सिर्फ एपीआई है। यस, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रेस्ट एपीआई का आर्किटेक्चर है, दैट्स इट। फर्क समझ में आया आपको एपीआई में और एमवीसी में? फर्क समझ में आया? पढ़ेंगे हम दोनों, प्रोजेक्ट किस पे होगा? पढ़ेंगे आप दोनों, प्रोजेक्ट इस पे होगा, रेस्ट एपीआई पे आपका प्रोजेक्ट होगा रादर देन ऑन एमवीसी। ठीक है? ठीक, अच्छा एक और बात, जब आप स्प्रिंग बूट के अंदर एमवीसी बना रहे हैं तो आपका फ्रंट एंड किस पे होगा? आपका फ्रंट एंड किसी पे भी होगा, लेकिन किस पे नहीं होगा? रिएक्ट पे नहीं होगा। रिएक्ट नहीं आ सकती यहां, क्योंकि ये जो भी फ्रंट एंड आपका चल रहा है ये टॉमकैट के थ्रू होस्ट होगा। ये जो भी फ्रंट एंड आप बनाओगे ये टॉमकैट के थ्रू होस्ट होगा। यस, ये टॉमकैट के थ्रू होस्ट होगा। राइट, और टॉमकैट रिएक्ट को सपोर्ट करता है क्या? नहीं करता है। टॉमकैट जेएसपी सपोर्ट करता है? करता है। टॉमकैट जेएसपी को सपोर्ट करता है, टॉमकैट एचटीएमएल सीएसएस भी सपोर्ट करता है, आपने एडवांस जावा में इनको भी यूज करा होगा। लेकिन टॉमकैट रिएक्ट को पहचानता तक नहीं है, इसलिए रिएक्ट यहां कोड नहीं होगी, रिएक्ट का अलग बनेगा कोड, रिएक्ट का सर्वर अलग होगा, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होगा। ठीक है? कोई डाउट ऋषिकेश? आर्किटेक्चर समझ आया? तब कोड समझ में आएगा। ऑल क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जगमीत, लंबा हो जाएगा डिस्कशन, अभी करें? चलो अभी कर लेते हैं। जो आपके वेब सर्वर्स होते हैं ना जगमीत, व्हेन यू हैव अ वेब सर्वर ना, योर वेब सर्वर कैन ओनली सर्व static files. What kind of files? Your web server can only serve static files. What is a static file? Static file मतलब HTML, CSS, even JS or images. They all are static files. Okay, then what is an application server? Application server is like JVM. Okay, and JVM understands Java? Yes or no? Yes, JVM understands Java. So can you tell me what does an application server understand? Application server understands server side programming language. हर एप्लीकेशन सर्वर को अपनी अपनी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है। गॉट इट? तो टॉमकैट क्या है? वेब सर्वर है कि एप्लीकेशन सर्वर है? टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर है। क्या हम टॉमकैट के अंदर सर्वलेट और जेएसपी रन कर सकते हैं? जी, हम टॉमकैट के अंदर सर्वलेट और जेएसपी रन कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन सर्वर दे सर्व डायनेमिक पेजेस। यस, दे सर्व डायनेमिक पेजेस। एंड आई होप डायनेमिक पेजेस का मतलब आपको पता होगा, एक ऐसा पेज जो लिखा गया है किसी लैंग्वेज में और रन होने पर आउटपुट जनरेट करेगा एचटीएमएल में, दैट इज अ डायनेमिक पेज। करेक्ट? तो क्या पीएचपी का एप्लीकेशन सर्वर, जावा का एप्लीकेशन सर्वर, सबके एप्लीकेशन सर्वर होंगे मार्केट में? बिल्कुल, सबके अपने अपने एप्लीकेशन सर्वर है।
जो जावा का एप्लीकेशन सर्वर उसका नाम क्या है? जो जावा का एप्लीकेशन सर्वर है उसका नाम टॉमकैट है। और भी है क्या जावा के लिए? और भी है अपैचे टॉमकैट के अलावा? हाँ है। आपने शायद नाम सुना होगा, जेबॉस है, राइट? ये भी एक जावा का बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन सर्वर है। गॉट इट? ग्लासफिश है, ये भी जावा का एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन सर्वर है। तो ये सब जावा जानते हैं जी, ये सब जावा जानते हैं। गॉट इट? और स्प्रिंग इनमें से किसको यूज करता है? स्प्रिंग इनमें से यूज करता है अपैचे टॉमकैट को, आपके स्प्रिंग बूट के कोड्स को चलाने के लिए। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो यहां वाला जो आपका सर्वर है, ये वाला जो लाइव सर्वर है, क्या ये एक वेब सर्वर होता है? बताओ। यस, ये एक वेब सर्वर होता है जिसमें आप सिर्फ स्टैटिक फाइल्स को रन कर पाते हो। और ये एक एप्लीकेशन सर्वर है टॉमकैट। यस, टॉमकैट एक एप्लीकेशन सर्वर है जो पूरा जावा कोड को संभाल रहा है। ठीक, और कोई डाउट? चलें आगे, अब आ जाएं अपने कोड की तरफ। ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब अपन बनाते हैं अपना प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर। जो हम आप कोड बनाने जा रहे हैं, पहला बेसिक कोड जो मैं बनाने जा रहा हूं आपका, वो सिर्फ हेलो प्रिंट करेगा या वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा ब्राउजर विंडो पे। तो अपन चलते हैं स्प्रिंग वेब एमवीसी के अंदर, और यहां पर मेन में जाकर, यानी इस वाले पैकेज में जाकर, एससी लाइव में जाकर, लेट्स क्रिएट अ न्यू पैकेज। और पैकेज का नाम हम रख रहे हैं कंट्रोलर्स। आपको याद होगा मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम हर अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग पैकेज बनाएंगे। सर्विस का अलग होगा, रेपो का अलग होगा, सबके पैकेज अलग अलग होंगे। यहां पर आप क्लिक कर दीजिए ऑन फिनिश। आप कंट्रोलर में आइए और बनाइए आप अपनी जावा क्लास। मैं आपको याद दिला दूं, कंट्रोलर्स आर नथिंग, दे आर प्लेन एंड सिंपल जावा क्लासेस। बस उनके पास कुछ प्रिविलेजेस एक्स्ट्रा होती हैं कि वो एज अ कंट्रोलर काम कर सकते हैं। तो मैंने अपने कंट्रोलर का नाम दिया वेलकम कंट्रोलर। ठीक है, अब एक बार फिर मुझे बताइए, स्प्रिंग की दुनिया में कंट्रोलर्स कौन होते हैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कंट्रोलर वो होते हैं जो रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं? भले वो रिस्पॉन्स खुद जनरेट करें, व्यू से करवाएं, कहीं से भी करवाएं, रिस्पॉन्स जनरेट करवाना उनका काम होता है। करेक्ट, ये हमारे यहाँ कंट्रोलर्स होते हैं। गॉट इट? और जब आप रेस्ट एपीआई में आओगे तो यही कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है? जो सिर्फ जेसन स्टाइल में जवाब देता है, जो कभी व्यू स्टाइल में जवाब नहीं देता है। तो कंट्रोलर का जवाब एचटीएमएल में भी हो सकता है। बिल्कुल, कंट्रोलर एचटीएमएल में जवाब दे सकता है, कंट्रोलर थाइमलीव स्टाइल में जवाब दे सकता है, वो कोई भी वेब टेक्नोलॉजी में अपना आंसर दे सकता है। लेकिन जब आप रेस्ट एपीआई बनाओगे तो रेस्ट एपीआई जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी, जो डेटा रिटर्न करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाइल में रिटर्न करेगी। और वो क्या होगा? वो होगा जेसन स्टाइल। ठीक है, आगे बढ़ू? वेरी गुड। अब अगर आप लोगों ने सर्वलेट पढ़ा हो, जिन्होंने पढ़ा है मैं उनसे बात कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप टेंशन ना लें। अगर आपने सर्वलेट पढ़ा हो तो आपको याद होगा यहां डूगेट बनाया करते थे आप, बनाया करते थे ना? स्प्रिंग के अंदर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप किसी भी नाम का मेथड यहां पे बना दीजिए, जो नाम आपको पसंद आ रहा हो उस नाम से आप अपना मेथड डिफाइन कर दीजिए। गॉट इट? तो मान लीजिए मैंने अपना मेथड डिफाइन करा पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम के नाम से। ओके, ठीक। और इससे मुझे रिटर्न क्या कराना है? कुछ नहीं, मुझे बस एक स्ट्रिंग रिटर्न करानी है, रिटर्न वेलकम टू स्प्रिंग वेब एमवीसी। ठीक है, अब क्या इतने से मेरा कोड चल जाएगा? तो जवाब है नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें मुझे और ऐड करनी है। नंबर वन, क्या ये एक नॉर्मल जावा क्लास है? हाँ, ये एक नॉर्मल जावा क्लास है। क्या स्प्रिंग को ये समझ में आ रहा है कि उसे इस पर्टिकुलर क्लास को ब्राउजर से रिक्वेस्ट आने पर रन करना है? नहीं आ रहा है। स्प्रिंग को ये समझ में तब आएगा जब इसके ऊपर आप एक नया एनोटेशन लगाएंगे। और वो नया एनोटेशन क्या होगा? वो नया एनोटेशन होगा कंट्रोलर। सो व्हाट आर कंट्रोलर्स इन स्प्रिंग? कंट्रोलर्स वो क्लासेस होती हैं जिनके पास वो मेथड्स होते हैं जो कब रन होते हैं? कंप्लीट करो। जिनके पास वो मेथड्स होते हैं जो तब रन होते हैं जब फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है। whenever a request will arrive, your controller method is going to run. Is this clear? Got it? Very good. इसका मतलब ये बीन भी है? बिल्कुल, ये बीन भी है। इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगा? यस, इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग बनाएगा। ना सिर्फ वो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, बल्कि आप अगर बता दें
तो वो वेलकम मेथड को कॉल भी करेगा। अभी वो सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के बैठ जाएगा, उसे वेलकम मेथड को कॉल करना नहीं आ रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो वेलकम मेथड आपने बनाया है इसे कब कॉल करना है। गॉट इट? तो अब मैं अगर इतना सा कोड लिखकर एप्लीकेशन को रन करूं तो क्या होने वाला है? अगर मैं इतना सा कोड लिखकर एप्लीकेशन को रन करूं तो आने वाली है एरर, आने वाली है एक्सेप्शन। कारण, जैसे ही मैं एप्लीकेशन रन करूंगा, पहली बात तो किसी भी एमवीसी एप्लीकेशन को जब आप रन करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा इसमें दो चीजें शामिल होंगी, एक ब्राउजर और एक सर्वर। ये दोनों के कंबाइंड एफर्ट से आपकी ये एमवीसी एप्लीकेशन रन होगी। इसमें सर्वर स्प्रिंग बूट के पास है? इतना सोचना पड़ रहा है आपको? लास्ट क्लास में बताया तो था मैंने। अगर आपको जरा भी डाउट हो रहा है, हाँ जी, एम्बेडेड टॉमकैट सर्वर अवेलेबल है ना? ठीक है, देख सकते हैं टॉमकैट सर्वर को? बिल्कुल देख सकते हैं। जाइए आप मेवेन डिपेंडेंसीज में, स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा सा नीचे। दिख रहा है आपको टॉमकैट? गॉट इट? तो स्प्रिंग आपके लिए ऑटोमेटिकली ये टॉमकैट सर्वर ले आया है। आपको इस टॉमकैट को कोई डाउनलोड नहीं करना, कोई इंस्टॉल नहीं करना, कोई पाथ सेट नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपके यहां अवेलेबल है। इसका मतलब अगर मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करूं तो क्या टॉमकैट स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल टॉमकैट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो मैंने कहा रन एज कैसे रन करते हैं? हाउ डू वी रन अ स्प्रिंग बूट ऐप? बाय क्लिकिंग ऑन दिस स्प्रिंग बूट ऐप ऑप्शन। करिए एंड ओके क्लिक करिए। देखिए ध्यान से। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा राइट स्क्रॉल कर रहा हूं। दिख रहा है आपको टॉमकैट स्टार्ट हो गया है? वेरी गुड। कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है? वेरी गुड, 8080 पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसको रन कैसे करना है? तो मैंने कहा कोई भी वेब एमवीसी एप्लीकेशन रन तभी होती है जब रिक्वेस्ट कहां से भेजी जाए? जब रिक्वेस्ट भेजी जाए फ्रॉम ब्राउजर। तो अब हमें ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए। यस, अब हमें क्लाइंट यानी ब्राउजर का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अब हम ब्राउजर में रिक्वेस्ट क्या डालेंगे? हम ब्राउजर में रिक्वेस्ट डालेंगे http://localhost। क्या पोर्ट नंबर था आपके टॉमकैट का? हमारे टॉमकैट का पोर्ट नंबर था 8080। यही था पोर्ट नंबर। ठीक है, अब जैसे ही आप ये यूआरएल डालकर एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपको स्प्रिंग वेब एमबीसी का एरर पेज नजर आ जाएगा। गॉट इट? क्यों आ रहा है एरर पेज नजर? क्योंकि आपने जो कंट्रोलर बनाया है, आपने स्प्रिंग को बताया कि कंट्रोलर के अंदर ये एक वेलकम मेथड है, इसे चलाना जब ब्राउजर से ये वाली रिक्वेस्ट आए। डिड यू इन्फॉर्म स्प्रिंग अबाउट दिस? यू डिडंट। आपने नहीं बताया, आपने सिर्फ एक मेथड बना के छोड़ दिया। अब आपको स्प्रिंग को ये बताना होगा कि ये वेलकम मेथड ब्राउजर से रिक्वेस्ट आने पर चलना है। अच्छा, अब आप अपने फिर वेब वेब एप्लीकेशन के बेसिक्स याद कीजिए और मुझे बताइए, ब्राउजर से जब हम यूआरएल टाइप करके एंटर स्ट्राइक करते हैं तो ये कौन सी रिक्वेस्ट है जो हम ब्राउजर पे यूआरएल टाइप करके भेज रहे हैं? वेरी गुड जगमीन, दिस इज कॉल्ड गेट रिक्वेस्ट। whenever you type url in the browser, this is called as get request in spring। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे अपने इस कोड के अंदर इस गेट रिक्वेस्ट को मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करोगे? तो आप अपने वेलकम वाले मेथड के ऊपर आओगे और यहां पर एक नया एनोटेशन लगाओगे। क्या है आपके इस नए एनोटेशन का नाम? हमारे इस नए एनोटेशन का नाम है रिक्वेस्ट मैपिंग। क्या नाम है? प्लीज टाइप इन द चैट विंडो। हमारे इस नए एनोटेशन का नाम है रिक्वेस्ट मैपिंग। गेट मैपिंग नहीं, गेट मैपिंग तो बाद में आएगा, रिक्वेस्ट मैपिंग। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब है जो रिक्वेस्ट को मैप करे। मैप करे मतलब इस वेलकम मेथड से कनेक्ट करे, है ना? अब सबसे पहले मुझे बताइए, आप कौन सी वाली रिक्वेस्ट को मैप करना चाहते हैं? गेट के पोस्ट? कौन सी वाली रिक्वेस्ट को मैप करना चाहते हैं? गेट के पोस्ट? तो आपका जवाब होगा सर गेट। तो इस एनोटेशन को एक एट्रीब्यूट देते हैं जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम मेथड होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? जिसकी वैल्यू होती है रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। अगर मैं बोलूं ये लाइन को जरा हिंदी में समझाना, क्या बोला तुमने? तो आप बोलोगे सर मैंने स्प्रिंग को ये बोला कि जब ब्राउजर से कौन सी रिक्वेस्ट आए, जब ब्राउजर से गेट रिक्वेस्ट आए
तो इस वेलकम को चला देना। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, आपको इसके अलावा एक सेकंड पैरामीटर और देना पड़ेगा। सेकंड पैरामीटर का नाम क्या होगा? सेकंड पैरामीटर का नाम वैल्यू होगा। और आप बताइए किस यूआरएल पे आपको ये वेलकम को चलाना है, किस यूआरएल पे आपको इस वेलकम को चलाना है। तो मैं चाहूंगा ये वेलकम तब चले जब यूआरएल में /greet लिखा हुआ है। मतलब अब इस वेलकम को मैंने कौन से यूआरएल से कनेक्ट कर दिया? अब इस वेलकम को मैंने कनेक्ट कर दिया इस यूआरएल से, http://localhost:8080/greet। यानी यू मान लीजिए ये यूआरएल क्या इस वेलकम मेथड का कॉल बन जाएगा? बोलिए। अगर ब्राउजर में मैं ये यूआरएल टाइप करूं, ये इस वेलकम मेथड को मैं एक तरह से कॉल कर रहा हूं। यस, ये आप वेलकम मेथड को एक तरह से कॉल कर रहे हैं, ये आप स्प्रिंग को इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या अब ये कोड चल जाना चाहिए? क्या अब ये कोड चल जाना चाहिए? हाँ, अगर आप पहली बार स्प्रिंग एमवीसी पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ सर चल जाना चाहिए। अच्छा, आपने टॉमकैट को रीस्टार्ट होते हुए नोटिस करा? मैंने जैसे ही कोड चेंज करने के बाद सेव करा, टॉमकैट रीस्टार्ट हो गया। डिड यू नोटिस दैट? ठीक है, नहीं कराया तो कीजिए। वेलकम टू स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट चेंज करा, ऊपर जाकर मैंने इसको सेव करा। इस विंडो पे नजर रखिएगा, अपने टर्मिनल पे, कंसोल पे। हुआ टॉमकैट रीस्टार्ट? वेरी गुड। ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं डेव टूल्स। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट डेव टूल डिपेंडेंसी जो आपने ऐड की है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये कोड चल जाना चाहिए, है ना? तो अब मैंने 8080 के बाद / लगाया, और क्या था आपका यूआरएल 8080 के बाद? आपका यूआरएल था ग्रीट। तो मैंने लिखा ग्रीट, एंटर स्ट्राइक करा। देखिएगा स्प्रिंग क्या शिकायत करेगा आपसे। अभी भी स्प्रिंग कोड नहीं चला रहा, है ना? और आप ध्यान से देखिए तो स्प्रिंग आपको कुछ एरर बोल रहा है। क्या एरर है? स्प्रिंग ये आपको कह रहा है कि उसको रिसोर्स नहीं मिल रहा। रिसोर्स क्यों नहीं मिल रहा? तो होता यह है, बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्रिंग में किसी कंट्रोलर मेथड से, लिसन वेरी केयरफुली, बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्रिंग में किसी कंट्रोलर मेथड से, क्या ये कंट्रोलर मेथड है? क्या ये कंट्रोलर का मेथड है? जी। किसी कंट्रोलर मेथड से अगर आप कोई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं तो स्प्रिंग क्या सोचता है, ये जो आपने स्ट्रिंग रिटर्न करी है ना, ये किसी HTML फाइल का, या किसी JSP फाइल का, या किसी थाइमली फाइल का नाम है। तो स्प्रिंग इनको ढूंढने कहां जा रहा है? स्प्रिंग इनको ढूंढने उस स्टैटिक फोल्डर के अंदर जा रहा है जहां उसको पता है HTML और थाइमलीफ की फाइल्स होती हैं। क्या इस नाम से आपने कोई फाइल बनाई है? नहीं बनाई है ना? इसलिए स्प्रिंग क्या बोल रहा है? क्या अब आपको इस एक्सेप्शन का मतलब समझ में आया? वो क्यों कह रहा है मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहा? वो कौन सा रिसोर्स ढूंढ रहा है? वो इस पर्टिकुलर नाम का रिसोर्स ढूंढ रहा है। ये पर्टिकुलर नाम का रिसोर्स ढूंढ रहा है वो। गॉट इट? अब आप मुझे बताइए, क्या ये फाइल का नाम है या ये रिस्पॉन्स है जो आप रिटर्न कर रहे हैं? क्या है ये फाइल का नाम है या ये रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स है। तो आपको स्प्रिंग को बोलना पड़ेगा, अरे भाई तू अपना डिफॉल्ट नेचर छोड़ और इसको फाइल का नाम मत मान, इसको रिस्पॉन्स की तरह देख। तो यहां एक एनोटेशन आप और ऐड करेंगे, और वो एनोटेशन कहलाता है रिस्पॉन्स बॉडी। जब जब आप किसी कंट्रोलर मेथड से कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न करोगे जिसको आप एज अ बॉडी ट्रीट कर रहे हो, तो आपको अपने कंट्रोलर मेथड के ऊपर एक एनोटेशन और ऐड करना पड़ेगा। कौन सा? वेरी गुड, रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूं और अब अगर रिफ्रेश करूं, क्या अब एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि कोड रन होगा? यस, आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, आप आपका कोड रन हो जाएगा एंड यू विल गेट द आउटपुट वेलकम टू स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी। यहां तक कोई डाउट है, कोई शिकायत, कोई क्वेरी तो पूछिए, नहीं तो मैं आपको पूरी मैपिंग की कहानी सुना दूं जो आपने लास्ट लेक्चर में टुकड़ों में पढ़ी थी। ठीक है? पूरा फ्लो समझिएगा, कोड कैसे चल रहा है। रिक्वेस्ट भेजने की शुरुआत किसने करी? रिक्वेस्ट भेजने की शुरुआत ब्राउजर ने करी। ओके, रिक्वेस्ट आई ब्राउजर से। ड्रॉ कर रहा हूं पूरा फ्लो, ध्यान दीजिएगा। ठीक, रिक्वेस्ट आती है ब्राउजर से। ठीक, क्या भेजा आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट में? आपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट में भेजा http:// localhost:8080
स्लैश ग्रीट। अगर आपने थ्योरी वाला लेक्चर मिस नहीं करा है, लास्ट वाला, तो आप बताइए किसी भी रिक्वेस्ट को स्प्रिंग बूट की तरफ आने पर सबसे पहले कौन रिसीव करेगा? गलत बात, डिस्पैचर सर्वलेट करेगा बेटा। कंट्रोलर का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। याद है, सबसे पहले इसको डिस्पैचर सर्वलेट रिसीव करेगा। करेगा? वेरी गुड, बिल्कुल करेगा। क्या डिस्पैचर सर्वलेट को दिख रहा है कि ये जो आपने यूआरएल भेजा है इसमें फॉरवर्ड स्लैश ग्रीट लगा हुआ है? क्या डिस्पैचर सर्वलेट इस बात को देख पा रहा है कि आपने यहां फॉरवर्ड स्लैश ग्रीट लगाया हुआ है? लगाया हुआ है। अब डिस्पैचर सर्वलेट किससे बात करेगा? अगर याद हो तो बताइए। याद है, भूल गए? डिस्पैचर सर्वलेट बात करेगा हैंडलर मैपर से। जी बिल्कुल, डिस्पैचर सर्वलेट हैंडलर मैपर को बोलेगा कि यार एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें फॉरवर्ड स्लैश ग्रीट लगा है, जरा चेक करके बताना कौन से कंट्रोलर का कौन सा मेथड इसको हैंडल करेगा। हैंडलर मैपर सारे कंट्रोलर्स को जाकर चेक करेगा। क्या उसे आपके वेलकम कंट्रोलर के अंदर फॉरवर्ड स्लैश ग्रीट दिखेगा? दिखेगा। तो देखिए, जो डिस्पैचर सर्वलेट है उसने इसको एक सवाल पूछा कि मुझे ग्रीट किधर से हैंडल होगा, इसका जवाब दो। हैंडलर मैपर क्या रिटर्न करेगा? हैंडलर मैपर बोलेगा जाओ, तुम्हारे पास एक कंट्रोलर है उसके पास जाओ। कौन सा कंट्रोलर है तुम्हारे पास? जल्दी फटाफट। तुम्हारे पास एक कंट्रोलर है जिसका नाम है वेलकम कंट्रोलर। उस वेलकम कंट्रोलर के पास एक मेथड है, क्या नाम है उसका? वेलकम मेथड। जाओ इसको रन करो। ठीक, डिस्पैचर सर्वलेट को समझ में आ जाएगा? बिल्कुल, डिस्पैचर सर्वलेट को समझ में आ जाएगा। और ये बैठा आपका वेलकम कंट्रोलर। डिस्पैचर सर्वलेट आपके इस वेलकम कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट की मदद से किसको कॉल कर लेगा? डिस्पैचर सर्वलेट इस वेलकम कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट की मदद से अंदर बैठे हुए मेथड वेलकम को कॉल कर लेगा। क्योंकि वेलकम ने क्या बोला है? वेलकम ने बोला है मेरी मैपिंग किसके साथ करी हुई है? मेरी मैपिंग करी हुई है फॉरवर्ड स्लैश ग्रीट के साथ। गॉट इट? इस तरीके से आपकी पूरी स्टोरी रन होगी। ठीक है, हालांकि स्टोरी का भी इसके आगे का पार्ट भी है। अब आपका ये जो वेलकम है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। जल्दी जवाब दो। आपका ये जो वेलकम है ये रेस्पॉन्स के तौर पे एक स्ट्रिंग देगा ना? यस, ये रेस्पॉन्स के तौर पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। इसको यहां से दिखा रहा हूं, ये इसने एक स्ट्रिंग रिटर्न करी। ठीक, क्या इस स्ट्रिंग में व्यू का नाम है या ये बॉडी है? जल्दी जवाब दें, क्या इस स्ट्रिंग में व्यू का नाम है या ये खुद बॉडी है? तो जवाब है जी ये खुद बॉडी है, ये व्यू का नाम नहीं है। डिस्पैचर सर्वलेट समझ जाएगा क्योंकि ये बॉडी है, वो इस पूरी बॉडी को किसको लौटा देगा? वो इस पूरी बॉडी को रिटर्न कर देगा आपके ब्राउजर को, और ब्राउजर को आपका ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा विच इज वेलकम टू स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी। हुआ क्लियर? है ना? आप जरा नंबरिंग कर दो तो मुझे भी समझ में आ जाएगा आपको पूरा फ्लो का ऑर्डर क्लियर हो गया है। करो तो नंबरिंग, बताइए। नंबर वन, शुरुआत कहां से हुई? नंबर वन यहां से। ठीक, ये रिक्वेस्ट गई डिस्पैचर के पास नंबर टू। नंबर थ्री, डिस्पैचर का मैपर से कम्युनिकेट करना नंबर थ्री। नंबर फोर, मैपर का ये बताना कि इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाला वेलकम कंट्रोलर का वेलकम मेथड है। नंबर फाइव, डिस्पैचर सर्वलेट का इस कंट्रोलर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना और इसके वेलकम मेथड को कॉल करना। नंबर सिक्स, इस वेलकम मेथड की तरफ से रिस्पॉन्स का आना, डिस्पैचर सर्वलेट का ये रिस्पॉन्स रिसीव करना, और नंबर एट, ये रिस्पॉन्स चले जाना ब्राउजर के पास। पूरे फ्लो में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछें। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लियर लिख दें। क्लियर है? बढ़ूं आगे? यस धीरज, मैपर्स आर लाइक वेब डॉट एक्सएमएल। जैसे आप जेडबलई में वेब डॉट एक्सएमएल बनाते थे जो मैपिंग करता था आने वाले रिक्वेस्ट के कौन से सर्वलेट पे जानी है, ऐसे मैपर्स बताते हैं आने वाला यूआरएल कौन से कंट्रोलर के कौन से मेथड को जाकर हिट करेगा। ऑल गुड, ऑल क्लियर? चलो आगे। वेरी गुड, आ जाइए वापस आप अपने कोड पे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। नाउ व्हाट आई वांट इज, मैं चाहता हूं मैं इस रिस्पॉन्स के साथ HTML भी ऐड करूं। आई मीन ये फिलहाल जो रिस्पॉन्स है
वो बहुत सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। कर सकते हैं इसको बोल्ड में कन्वर्ट? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसको बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए? इसको बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए इधर लगा दीजिए एक स्ट्रॉन्ग, और एक स्ट्रॉन्ग टैग आप इधर लगा दें। तो इसका मतलब हम ये माने कि अगर हम प्लेन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं तो उसमें एचटीएमएल के टैग रिटर्न हो सकते हैं। क्या कहते हैं? यस, बिल्कुल मानिए। अगर आप एक प्लेन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं, आपकी इस प्लेन स्ट्रिंग के अंदर एचटीएमएल के टैग्स बाकायदा हो सकते हैं। अब अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। यस, अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे ये रिस्पॉन्स आपको बोल्ड में दिख जाएगा। इसका मतलब कंट्रोलर्स कैन रिटर्न एचटीएमएल, हाँ या ना? यस, कंट्रोलर्स कैन रिटर्न एचटीएमएल। क्लियर हुआ? चलो आगे। नो क्वेश्चंस, नो डाउट्स? वेरी गुड। अब आपको छोटा सा एक चैलेंज दे रहा हूं। इसी कंट्रोलर के अंदर मुझे एक मेथड और बनाकर दीजिए। सब कुछ आपको करना है, मैं सिर्फ टाइपिंग करूंगा, जो करंट डेट और टाइम रिटर्न करे। इसी कंट्रोलर के अंदर, इसी वेलकम कंट्रोलर में एक मेथड और बनाकर दीजिए जो करंट डेट और टाइम रिटर्न करे। बोलिए। सब सबसे पहले मुझे मेथड का डिक्लेरेशन दीजिए। क्या मेथड पब्लिक होगा? यस। रिटर्न टाइप क्या होगी? गलत बात धीरज। डेट कैसे रिटर्न कर दोगे भाई? अगर तुमने डेट रिटर्न कर दी तो क्या ब्राउजर को डेट समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो तुम्हें क्या रिटर्न करना है? तुम्हें रिटर्न करना है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग। समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। मेथड का नाम, कैन आई कॉल इट एज शो डेट? चलेगा? वेरी गुड, शो डेट नाम। ठीक है। ऊपर कुछ एनोटेशंस चाहिए? चाहिए। ये जो रिक्वेस्ट आएगी, क्या ये अभी भी गेट होगी? हाँ जी, ये अभी भी गेट होगी। यूआरएल भी यही होगा, /greet? बिल्कुल नहीं। अगर दो कंट्रोलर मेथड्स का यूआरएल सेम हो गया तो क्या होगा? अगर दो कंट्रोलर मेथड्स का यूआरएल सेम हो गया, स्प्रिंग दे देगा एक्सेप्शन, उसको समझ ही नहीं आएगा। क्लियर? तो ये आप कुछ तो यूआरएल यहां पर चेंज करिए। कह रहा है कॉल इट एज डेट, चलेगा? चलेगा। क्या रेस्पॉन्स बॉडी भी चाहिए आपको? क्या आप इस पर्टिकुलर कंट्रोलर मेथड से किसी व्यू का नाम रिटर्न करने जा रहे हो? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हम इससे अभी भी रिटर्न करने जा रहे हैं एक स्ट्रिंग। तो बताना पड़ेगा स्प्रिंग बूट को कि इसको व्यू का नाम ना माने, इसको रेस्पॉन्स की बॉडी माने, और इस आउटपुट को रेस्पॉन्स बॉडी के अंदर जाकर ऐड कर दे। ठीक है, अब अंदर डेट कैसे बनेगी? डेट कैसे बनेगी? वेरी गुड। तो आप लिखोगे डेट टुडे इज इक्वल्स टू न्यू डेट। बन गया डेट क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस आपको ये बताना पड़ेगा ये कौन सी डेट है। ये कौन सी डेट क्लास है? एसक्यूएल के यूटिल? तो ये यूटिल वाली डेट क्लास है। गॉट इट? ऊपर एसक्यूएल वाली इंपोर्ट हो गई है, इसलिए एरर आ रही है। इसको हटाइए और स्प्रिंग को बताइए कि आपको यूटिल वाली डेट चाहिए। ठीक है। ठीक, फिर क्या करेंगे? रिटर्न टुडे, ऐसा? नहीं। अब आप लिखेंगे रिटर्न टुडे डॉट टू स्ट्रिंग। याद आ रहा है आपको टू स्ट्रिंग मेथड, जो किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है? यस। ठीक है। तो रिटर्न टुडे डॉट, या टुडे डेट, इसको टुडे ही कर देता हूं मैं, सिंपल। इसको भी टुडे कर देते हैं। रिटर्न टुडे डॉट टू स्ट्रिंग। अब आइए अपने ब्राउजर पे। ठीक है, ग्रीट तो अभी भी आपको रिटर्न करेगा ये बोल्ड में, वेलकम टू स्प्रिंग बूट वेब एमवीसी। ग्रीट की जगह अब लगाइए /डेट, एंटर स्ट्राइक करिए, यू विल बी गेटिंग टुडेज डेट। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैसेज भी रिटर्न हो जाएगा, करंट डेट एंड टाइम आर, और फिर ये डेट आ जाए। हो जाएगा ऐसा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा उस केस में? करंट डेट एंड टाइम आर। ठीक है, इसके बाद डबल कोट्स बंद, इसके बाद प्लस, और प्लस के बाद क्या आएगा?
ना, सिर्फ टुडे टू स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करेंगे, जावा इसका टू स्ट्रिंग कॉल कर लेगी अपने आप, बिल्कुल कर लेगी। आपको एक्सप्लिसिटली टू स्ट्रिंग कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। करिए रिफ्रेश, आपको दिख जाएगा करंट डेट एंड टाइम आर और आज का डेट और टाइम। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन तो पूछिए। सब कुछ समझ में आ रहा है? ऑल गुड, ऑल क्लियर? चलो आगे। वेरी गुड। ठीक है, अब आप एक और चीज अपने स्प्रिंग बूट एमबीसी के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो ऊपर यूआरएल है, ध्यान से देखिएगा, ये कंप्लीट यूआरएल आपका ये है, http://localhost:8080/greet या फिर /date, है ना। इसमें ये जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं ना, / तक का पार्ट, इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट पाथ। ये होता है आपका कॉन्टेक्स्ट पाथ। एग्जैक्टली बोलूं तो ये, सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट पाथ होता है, क्योंकि ये तो आपका पोर्ट नंबर तक का पाथ आता ही आता है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आपका रिसोर्स का यूआरएल होता है। स्प्रिंग बूट आपको ये फैसिलिटी देता है कि जो उसने / को कॉन्टेक्स्ट पाथ माना हुआ है, आप इस / की जगह कोई और कॉन्टेक्स्ट पाथ सेट कर दें। जैसे आप अधिकतर स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस में देखते होंगे, उनमें / के बाद मेन नाम आता है, उसके बाद कोई और सब पाथ आता है। जैसे जैसे amazon.in, / के बाद amazon.in, / करके फिर कोई पाथ, / करके amazon, / करके प्रोडक्ट, / करके amazon, / करके ऑर्डर। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आप कोई वेब एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं जो कॉन्टेक्स्ट पाथ है वो आपकी मेन एप्लीकेशन का नाम बन जाए, तो स्प्रिंग आपको ये करने की फैसिलिटी भी देता है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज में। रिसोर्सेज में आपको मिलेगी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल के अंदर आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री करनी पड़ेगी? आपको कहना पड़ेगा सर्वर डॉट सर्वलेट डॉट कॉन्टेक्स्ट डैश पाथ, और यहां पर आप वो पाथ लिख दीजिए जो आप चाहते हैं हर यूआरएल के अंदर शामिल रहे। हर यूआरएल के अंदर ये पाथ तो आना ही चाहिए। मैंने कह दिया /SCLI। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो अब मुझे बताइए, ग्रीट वाला जो यूआरएल है वो अब क्या बन जाएगा? अभी तक आपका ग्रीट वाला यूआरएल ये था, localhost:8080 अब कुछ चेंज आ जाए इसमें? यस, अब ये बन जाएगा SCLI/greet, और डेट वाले में भी यही आ जाएगा SCLI क्या? यस। अब जितने यूआरएल आपके इस वेब एप्लीकेशन की तरफ आएंगे, उनको कॉन्टेक्स्ट पाथ में किसको शामिल करना पड़ेगा? उसको कॉन्टेक्स्ट पाथ में शामिल करना पड़ेगा /SCLI को, है ना। इस चीज को भी आप एक्शन में देखें। तो अब मैंने रिसोर्सेस के अंदर जाकर इसको ऐड करा है, सेव करता हूं, एप्लीकेशन मेरी रिबूट हुई। ठीक है, अब अगर मैंने ये यूआरएल हिट करा तो 404 आएगी, बिल्कुल आएगी। अब आपका ये यूआरएल मिलेगा ही नहीं। देखी होगी 404 एरर आपने, बहुत पॉपुलर एरर है वेब की, रिसोर्स नॉट फाउंड। गॉट इट। अब आपको इस /डेट के पहले क्या ऐड करना पड़ेगा? /डेट के पहले कहिए SCA live /डेट। अब कहीं जाकर रियलाइज होगा स्प्रिंग को कि एक्चुअल यूआरएल कॉन्टेक्स्ट पाथ SCA live के साथ मिलकर बना है। आया समझ आपको वेब एमबीसी से पहला इंटरेक्शन? ठीक है, अब मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट, आराम से जो भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं पूछिए। जो भी आपको लग रहा है नहीं रिलेट कर पाया मैं, मुझे नहीं समझ में आया, एनीथिंग एनीथिंग जो आपको ऐसा लग रहा हो आपको नहीं समझ में आया, पूरा फ्लो क्लियर है, सारे डायग्राम क्लियर है? वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ जल्दी से, इनपुट कैसे लोगे? अभी 2 दिन बाद मैं आपको इनपुट लेने को बोलूंगा, कैसे लोगे इनपुट? क्योंकि ये एक वेब एप्लीकेशन है, इनपुट के लिए क्या बनाना पड़ेगा? इनपुट के लिए फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म से ही लेते हैं ना वेब एप्लीकेशंस में इनपुट।
फॉर्म और टेक्स्ट बॉक्स ये सब आएंगे, अब सबमिट बटन आएगा, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगले लेक्चर में अपन कुछ ऐसा ही करेंगे। यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ डेटा यूजर से लेना सीखेंगे, उस पर कुछ ऑपरेशंस करेंगे और इस एप्लीकेशन को इंटरैक्टिव करेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जेएसपी के बेसिक्स रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये फॉर्म आएगा, यूजर फॉर्म के अंदर डेटा भरेगा, तो ये डेटा डायनेमिक हो जाएगा। हमें आउटपुट फिर डायनेमिक जनरेट करना पड़ेगा, और डायनेमिक आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको वेब एमवीसी में दो ही चीजें मिलती हैं। बताइए कौन कौन? दोनों पता है आपको? वेब एमवीसी में डायनेमिक आउटपुट जनरेट करने के लिए दो ही चीजें मिलती हैं। कौन कौन? वेरी गुड दिव्यराज, या तो जेएसपी और या थाइम लीफ। तो थाइम लीफ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट जेएसपी के बेसिक्स एक बार देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।